हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग CGL 2022 जो हमारा प्री वाला पेपर हुआ था टीयर 1, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हम 27 सेट कर चुके हैं, आज हमारा 28 है। अगर आपने ये पुराने 27 सेट नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाइए चैनल पे, पूरी प्लेलिस्ट है, उसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप 28 को देखना। अगर आप 2023 का पेपर दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2022 में जो है ना, थोड़ा सा पैटर्न बदला था। मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आते थे उससे पहले वो पैटर्न बदला था। इसके अलावा जो आपका फाइनल जो मार्क्स हैं, जो फाइनल आपका सिलेक्शन होगा, वो जो कट ऑफ रहेगी वो मेंस के बेस पे रहेगी। कुछ कुछ चेंजेस हुए थे। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2022 का पेपर का एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, तो वही हम कर रहे हैं। ठीक है, जैसा आप लोग अगर फॉर्म भरे हैं तो आपको पता होगा कि 14 जुलाई से पेपर है 2023 के प्री वाले। तो हम लोग जो 40 सेट हुए थे वो करने वाले हैं सोल्व। ठीक है, आज हमारा 28 है। चलो शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। जो आज वाला पेपर है ये कंडक्ट किया गया था 8/12/2022 को, यानी 8 दिसंबर को कंडक्ट किया गया था, और इसकी शिफ्ट थी 4th। ठीक है, हर दिन 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, ये 4th शिफ्ट का पेपर था। पहला क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसका पैसिव बताना है। वन शुड कीप वंस प्रोमिस। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ना, उनका क्या होता है कि इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में आपको पता नहीं होता कि ये जिक्र हो किसके रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे वन लिखा हुआ है, ये इनडेफिनेट है भाई। वन का मतलब तो वैसे एक होता है, बट ये यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो इसका मतलब है ये हर कोई की बात कर रहा है, आपकी भी, मेरी भी, बाकी दुनिया में जितने लोग हैं सबकी। ठीक है, तो कोई फिक्स पर्सन नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जब आप पैसिव बनाते हैं और बाई प्रेपोजिशन के बाद हम जब ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो लिखते हैं यहाँ पे, तो इसमें ये वाला केस ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडेफिनिट है, पता तो है ही नहीं। चलो, प्रोमिस शुड बी केप्ट। देखो, शुड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी यहाँ पे आपने देखा कि मॉडल आ रखा है, और मॉडल का जब पैसिव बनाते हैं तो मॉडल के बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लगा दिया। वन शुड कीप, अब देखो यहाँ पे तो बी की फॉर्म ही नहीं लगाई, शुड बी केप्ट वो तो लगा दी। अब यहाँ पे वंस लगा दिया। ये जो हमारा वंस इनडेफिनेट प्रोनाउन था, ये पजेसिव केस का था और इसको ही सब्जेक्ट बना दिया, तो ये गलत हो गया। प्रॉमिस शुड बी केप्ट बाय वन, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोमिस शुड बी केप्ट, क्योंकि बाय प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट जो लिखते हैं वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। हमें पता नहीं है किस, मतलब अगर राम श्याम मोहन लिखा होता, ही सीट लगा होता तो लिखना पड़ता, बट वन जो है इनडेफिनेट है तो नहीं लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। इट वॉज, क्या करना है, ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसको, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत है, एरर है, तो आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही को सिलेक्ट करना है और वो लगाना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नो सब्सटीट्यूशन को टिक कर देना है। ठीक है, इट वॉज एन हॉरिबल। अब आप देखो यहाँ पे एन हॉरिबल, हॉरिबल जो है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड है ना, और उससे कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए का यूज होता है। हमें पता है कि वोवेल साउंड जो होता है ना, उससे पहले एन का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एन गलत है, यहाँ पे लिखो ए। ये हमारा एरर था। वॉज ए हॉरिबल डे एट द ऑफिस, ये रहा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। आइडेंटिफाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। किसका बताना है? ये जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है इसका। ए बैलून कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन एयर इज ब्लोन इनटू इट। अब देखो ये गलत बात लिखी हुई है कि जब हम बैलून के अंदर हवा भरेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, है ना। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब होता है दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट, मतलब समझौता टाइप का कुछ होता है ना,
कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं वो वाला, तो ये नाउन होता है। और जब ये वर्ब है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ए बैलून सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर एस लगा हुआ है ना। तो जब ये वर्ब है तो इसका मतलब होता है सिकुड़ना, है ना। तो एयर भरेंगे तो सिकुड़ता नहीं है, फैलता है, ठीक है। एंटोनिम बताना है, कॉन्ट्रैक्ट का एंटोनिम मतलब एक्सपेंड होगा, ठीक है। कंट्रोल्स, श्रिंक्स, श्रिंक्स का मतलब अगर सिनोनिम पूछा होता तो ये हो जाता, बट यहाँ पे एंटोनिम पूछा है तो एक्सपेंड्स, ठीक है। थर्ड, फिर से सिनोनिम पूछा है किसका, इम्पटी। इम्पटी का मतलब खाली, वेकेंट का मतलब खाली, बड़ा आसान सा था, ठीक है। वेवरिंग, फिर से सिनोनिम पूछा है, ठीक है। अब देखो वेवरिंग का मतलब क्या होता है, WAVER, इसका ये देखो ING फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब होता है जब आप डगमगाते हैं, है ना, या फिर किसी चीज को लेके अनसर्टेन हो, तब मतलब निश्चित नहीं हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, है ना, डगमगा रहे हैं, तो अब उस केस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है सिकली। सिकली का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो, मतलब सिक से समझ लो आप, ऐसा ही सीके, सिक का मतलब बीमार होता है ना, तो सिकली का मतलब होता है कमजोर या फिर ऐसा आदमी जो ज्यादातर टाइम बीमार ही रहता हो, है ना। ड्रेंचिंग, ड्रेंचिंग का मतलब होता है किसी को मतलब पानी से भिगा देना, इतना भिगा देना कि वो एकदम से भीग जाए, मतलब पूरी तरह से गीला कर देना, है ना, कंप्लीटली एकदम गीला, वेट, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ड्रेंचिंग। फ्लैक्चुएटिंग, फ्लैक्चुएटिंग का मतलब होता है ये, फ्लैक्चुएट करना मतलब ऊपर नीचे जाना, है ना, यही होता है डगमगाना, जो सर्टेन नहीं है, जो निश्चित नहीं है, अनसर्टेन। तो ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि इसमें क्या पूछा था, सिनोनिम पूछा था। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोलोकेशन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। फिर से अंडरलाइन वर्ड है, इसको रिप्लेस करना है इनमें से। द MNC इज अबाउट टू बी बैंकरप्ट अकॉर्डिंग टू द रिलायबल सोर्स। किसी रिलायबल सोर्स के अकॉर्डिंग जो MNC है, मल्टीनेशनल कंपनी, ये जो है बैंकरप्ट होने वाली है। बैंकरप्ट का मतलब, बैंकरप्ट का मतलब होता है जो, जिसके ऊपर कर्जा होता है ना, वो देने लायक बचे ही ना, कि कर्जा तो ले लिया 5 लाख करोड़ का, अब उसके पास खुद के पास है ही नहीं इतना पैसा कि वो दे कहाँ से, ठीक है। तो इसको जब रिप्लेस करने के बाद टेक बैंकरप्ट, गो बैंकरप्ट, कम बैंकरप्ट, गिव बैंकरप्ट, गो बैंकरप्ट। गो बैंकरप्ट का मतलब यही होता है जो कोई कर्जा देने लायक ना बचे, ठीक है। नेक्स्ट, इन द गिवन सेंटेंस वन वर्ड में हैव बीन इनकरेक्टली स्पेल्ड। ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ से लेके 2 लाइन का, इसमें कोई एक वर्ड ऐसा हो सकता है जो जिसकी स्पेलिंग गलत है। अब उसकी स्पेलिंग गलत है, वो उसकी सही स्पेलिंग क्या है वो बतानी है, ठीक है। अब देखोगे आप ध्यान से, तो ये मैन ओवर जो है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इन्होंने 3 सेंटेंस में लिखा है और 4th में लिखा है नोवर। तो इसकी जो स्पेलिंग होती है ना, वो यही होती है जो यहाँ पे लिखी हुई है, MANOEUVRE, ठीक है। और यही सही लिखी हुई, ये जो लिखा हुआ है ये सारी की सारी गलत है, ये हमारा सही आंसर हो गया, नो एरर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म बतानी है किसकी, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसकी। हर वुडन अलमीरा हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द टर्माइट्स। टर्माइट्स जो होती हैं, जो आपने सुना होगा, दीमक वगैरह, जो लकड़ी अगर आप मिट्टी में दबा के रख दें तो उसको नीचे से गल जाती है, तो उसको खा जाती है, तो उसको बोलते हैं टर्माइट, ठीक है। अब इसको बनाना है एक्टिव फॉर्म है। अब आपने यहाँ पे देखा बाय, बाय के बाद लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, द टर्माइट्स बना दिया। अब वर्ब देखो, हैज बीन डिस्ट्रॉयड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव फॉर्म है, तो जब इसकी एक्टिव बनाओगे तो हैज या हैव के बाद डिस्ट्रॉयड आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रॉयड लिखती सेकंड फॉर्म, तो यह हो गया पास्ट इंडेफिनिट, गलत हो गया। यहाँ कुड का यूज कर लिया, यहाँ हैड का यूज कर लिया, एक ही ऑप्शन बचा, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। डाउन द ट्यूब्स, डाउन द ट्यूब्स का मतलब होता है किसी काम को करने में पूरी तरह से ना असफल हो जाना, पूरी तरह से विफल हो जाना, फेल हो जाना,
तो फेलिंग कंप्लीटली। ठीक है, नेक्स्ट, ये PQRS सेंटेंस रीअरेंजमेंट आ गया। अब ये 4 सेंटेंस दिए, मतलब एक सेंटेंस था, इसके 5 पार्ट कर दिए और एक पार्ट आपको सुपर सबसे पहले लिख दिया द रिसर्चर्स, जो रिसर्च कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ये आर्टिकल है, ये नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो ये बन गया सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट बन गया तो इसके बाद आनी चाहिए वर्ब। ठीक है, देखो एनालाइज्ड, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो कि क्यू से शुरुआत होगी। ये क्यू से शुरुआत एक ही है, ये हमारा आंसर। बाकी PQRS के लिए मैं एक अलग से बहुत अच्छा सा सेशन लेके आऊँगा 2-4, जिसमें आपको समझ जाओ कि करना क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट एडवर्ब फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड क्या लिखा हुआ है? इन ब्रीफ। वी कंसिडर्ड इन ब्रीफ द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इन ब्रीफ का मतलब यहाँ पे ये जो, एक बात ध्यान रखना, इन प्लस उसका ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट जब भी कहीं लिखा होगा ना, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होती है और इसका जो काम होता है ना, वो या तो एडजेक्टिव का होता है या फिर एडवर्ब का होता है। ठीक है, अब ये बोला है कि ये जो एडवर्ब, इसने पहले ही बता दिया कि एडवर्ब है, इसको कौन सी एडवर्ब रिप्लेस कर सकती है इनमें से। तो इन ब्रीफ का मतलब ब्रीफ में, और इसकी एडवर्ब होती है ब्रीफली। तो ये आंसर हो गया, बस इतना आसान सा था। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है, इसको सब्सटीट्यूट कर सके ऐसा बताना है। माई अंकल इज ए कॉनेल हु गेट्स एक्सट्रीमली एंग्री। एक्सट्रीमली एंग्री को रिप्लेस करना है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा जो हो जाए, तो बोलते हैं फ्यूरियस। और ये वर्ड जो है ना, 2022 के प्री के पेपर में 3-4 पेपर में आया था। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। रोहन आस्क्ड मी इफ रोहित स्टिल क्राइड। ठीक है, अब देखो आस्क लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ जो हमारी इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ स्पीच जो था ना, वो इंटरोगेटिव था, सब जगह इंटरोगेशन का साइन है। ठीक है, आस्क लिखा हुआ है, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो यहाँ पे सैड ठीक है, सेज प्रेजेंट टाइम लिख दिया, गलत हो गया। ये सैड ठीक है, ये सैड ठीक है। रोहन सैड टू मी, रोहन सैड टू मी, रोहन सैड टू मी, तीनों में सेम लिखा हुआ, ये तो हो गया गलत। सॉरी, सेकंड सेज लिखा हुआ, ये गलत। ये तीनों अभी तक ठीक है ना, 1, 3 और 4 ठीक है। इसको सिर्फ अभी तक एक ही गलत है ना। चलो, अब देखो ये गलत है। उसके बाद डिड रोहित, अब जैसे आपने देखा ना, रोहित स्टिल क्राइड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है सेकंड फॉर्म। जब ये सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, तो आपको पता होना चाहिए ये पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा, क्योंकि जब टेंस बदलता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो क्या हो जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा, तो डिड गलत लिख दिया, यहाँ डज लिखा है, डज लिखा है ठीक है, यहाँ हैज लिख दिया, गलत हो गया, क्योंकि हैज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में आती है, डिड पास्ट इंडेफिनिट में आती है। अब डज आना चाहिए। ठीक है, डज यहाँ पे तो ये दूसरा पहले से गलत था, तो ये भी गलत हो गया, तो ये बचा आंसर, थर्ड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो बताना है। नोटिसेबल, NOTICABLE ठीक लिखा हुआ है। टेक्नोलॉजिकल, TECHNOLOGICAL ये भी ठीक लिखा हुआ है। एडवांसमेंट, ADVANCEMENTS ये भी ठीक लिखा हुआ है, तो तीनों स्पेलिंग गलत है। मिलेनियम ये गलत लिखा हुआ है। मिलेनियम में क्या होता है? MILLEN, मिलेन, और फिर NIUM होता है ना, तो यहाँ पे डबल एन होता है एक्चुअली, मिलेनियम। ठीक है, तो यहाँ पे एक एन गलत है,
मतलब लिखा हुआ नहीं है, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को भरने के लिए ऑप्शन बताना है। एपीजे अब्दुल कलाम हाउस, जो कलाम साहब थे हमारे आदरणीय, उनका घर लोकेटेड ऑन मॉस्क स्ट्रीट विद वाज विद इन द रीच ऑफ द फेमस टेम्पल ऑफ रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम की विद इन रीच था, मतलब पहुंच में था ना, पास में था कहने वाला। इट वॉज जस्ट फ्रॉम इट, जस्ट, अब देखो स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब ये दूरी की बात रही, कितनी दूरी पे था। एट वंस फिंगर टिप, वंस फिंगर टिप तो वैसे ही नहीं होगा, मतलब जो एकदम सब कुछ याद हो। एट आर्म्स लेंथ, आर्म्स लेंथ का मतलब होता है बहुत बहुत पास होना, जैसे बाजू की तक की दूरी है ना, ऐसे हाथ फैलाओ तो छू लो। एट स्टोन थ्रो अवे का मतलब एकदम पास, बट इतना भी पास नहीं कि हाथ लगा के छू लो। जैसे आपने पत्थर फेंका तो वो 20 30 50 मीटर जा सकता है ना, 70 मीटर, कोई 100 मीटर फेंक सकता है, तो इतनी दूरी सी, मतलब बहुत थोड़ी दूरी, बट इतनी भी नहीं कि हाथ लगा के पास में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट, फिर से पी क्यू आर एस, मतलब सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको रीअरेंज करना है। देखो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑन माई वे टू स्कूल, जब मैं इस रास्ते में जा रहा था स्कूल के लिए, आई मेट माई अंकल हु हैड रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, मैं अंकल से मिला जो कि इंग्लैंड से लौटे थे। ठीक है, देन आई इन्वाइटेड हिम टू माई प्लेस, कहने का मतलब ए पहले आएगा बी बाद में आएगा, कितना बाद में आए पता नहीं, बट क्योंकि जब कोई आदमी किसी से मिलता है इनवाइट उसके बाद ही करेगा ना। ही वॉज वेरी प्लीज्ड, अब जैसे आपने ही देखा तो ये अंकल के लिए यूज हुआ है, तो ए के बाद सी आना चाहिए। आगे देख लेते हैं, वेरी प्लीज टू सी मी, अब मैं मिला तो वो मेरे को देख के बहुत खुश हुए। एंड आस्क्ड अबाउट माई पेरेंट्स, और मेरे मम्मी पापा के बारे में पूछा, तो ए के बाद सी। ऑन द आस्किंग मी अबाउट माई पेरेंट्स आई टोल्ड हिम माई फादर रिकॉल्स हिम फ्रिक्वेंटली, जब उन्होंने मेरे मम्मी पापा के बारे में पूछा था तब मैंने उनको बताया कि मेरे पापा जो है ना वो आपके बारे में बातें करते रहते हैं, है ना। तो ए के बाद सी, ए के बाद सी, देखो ए के बाद यहाँ बी लिखा हुआ है, ए के बाद यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये भी गलत हो। ए के बाद यहाँ सी लिखा हुआ है, ए के बाद यहाँ सी लिखा हुआ है। अब शुरुआत बी से करनी है कि शुरुआत ए से करनी है, ये देख लो। अगर बी से करोगे देन आई इनवाइटेड हिम टू माई प्लेस, वैसे ही आपने देख लो कि उसके बाद मैंने इनवाइट किया, तो बी से शुरुआत तो हो ही नहीं सकती ना कोई हालत में, गलत आंसर, है ना। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम, एंटोनिम बताना है किसका, पार्ट, फ्रेगमेंट। अब अगर आपको पूछा होता है ना सिनोनिम, तो फ्रेगमेंट का मतलब भी पार्ट होता है, टुकड़े टाइप, है ना। जॉइंट तो जोड़ होता है, बिट होल, ये रहा आंसर। होल का मतलब सारा का सारा, पार्ट का मतलब कुछ पार्ट, टुकड़ा, है ना। फिर सेंटेंस एरर आ गया, भाई एक सेंटेंस दिया हुआ इसके 4 पार्ट कर रखे हैं, बताओ कौन से मेरे। द स्कूटर दैट आई एम यूजिंग, स्कूटर जिसको मैं यूज कर रहा हूँ, दीज डेज इज बिलोंगिंग टू माई ब्रदर। अब देखो बिलोंग जो वर्ब होती है ना, इसको आईएनजी में नहीं मत लिखा करो, तो ये बिलोंगिंग गलत हो गया। दीज डे बिलोंग्स लिखो, इज बिलोंगिंग को हटाओ और क्या लिखो, बिलोंग्स। ठीक है, ये आंसर फोर्थ। नेक्स्ट, select the option that can be used as one word substitute, इसके लिए to keep postponing doing a task later because you are lazy, क्योंकि तुम आलसी हो इसलिए जो कोई काम तुम्हें करना है उसको तुम पोस्टपोन करते जा रहे हो, मतलब आज वाला काम अरे कल कर लेंगे, कल आया अरे कल कर लेंगे, अरे कल कर लेंगे, बिना मतलब कि आप उसको पोस्टपोन कर रहे हो। ठीक है, पहला लिखा हुआ है प्रोकास्टिनेशन, सेकंड लिखा हुआ मल्टीटास्क, थर्ड लिखा हुआ लीव, फोर्थ लिखा हुआ डिलीजेंट। अब देखो डिलीजेंट का मतलब तो होता है प्रेशर में आदमी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, तो ये तो है नहीं। लीव का मतलब छोड़ देना, ये भी नहीं है। मल्टीटास्क का मतलब एक साथ एक से ज़्यादा टास्क करना। तो प्रोकास्टिनेट इसका मतलब होता है विलम्ब करना, देरी करना, या किसी काम को टालम टोल करते रहना, पोस्टपोन करते रहना बिना वजह से। तो ये हो गया इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट, ये ब्लैंक दिया हुआ है, इसको फिल करना है। देर इज डैश ट्रैफिक एवरी मोड, ट्रैफिक के साथ ना ध्यान रखना हैवी का यूज किया,
हैवी ट्रैफिक, जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है ना, चलने की जगह ना हो, तो हैवी ट्रैफिक होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको आप प्लीज़ बताया करें। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। और अभी हम 28 वीडियोज़, 28 इंग्लिश के जो सेट हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो 12 बचते हैं वो आने वाले दिनों में पूरा कर लेंगे जल्दी, ठीक है। ओके एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।